नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे और अपने गोचर के मध्यकाल से गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लेकर आएंगे। देखिए, राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और 29 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में चले जाएंगे और दूसरे चरण में 30 मई 2026 तक रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ नवांश में आता है और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है। अब यहाँ हीलिंग के अर्थ केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से नहीं है, हीलिंग का बहुत व्यापक अर्थ है। इस नक्षत्र का काम ही ये है कि हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या फिर बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे, संघर्ष भी बहुत बढ़ेगा। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बिल्कुल अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है, तो राहु तो वो ग्रह है जो आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में आप पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या हैं, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं
लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है। यानी 4थे भाव का संबंध 8वें, 10वें और 12वें से बन रहा है। शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, यानी इन चारों भावों से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने वाले हैं राहु महाराज। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि शतभिषा नक्षत्र के अलग अलग चरणों में किस तरह का फल देंगे। देखिए, राहु जो हैं वो सीक्रेसी के कारक हैं और अष्टम भाव क्या है, अत्यंत रहस्यमयी भाव है। गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, रिसर्च का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का और भूमि के नीचे के पदार्थों का। और राहु महाराज 4थे भाव में बैठे हैं जो कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को दर्शाता है और 8वां भाव सडन गेन्स को दर्शाता है, अचानक धन लाभ, डूबा हुआ पैसा मिलना। और 12वें भाव से संबंध बन रहा है जो कि विदेश का है। तो पहली चीज़ तो ये है, 10th हाउस को देख रहे हैं। अपने करियर, प्रोफेशन से संबंधित किसी भी बात को किसी को शेयर मत कीजिए। दूसरी, इस गोचर के दौरान कोई ऐसा सीक्रेट आपके जीवन का खुल करके सामने आ सकता है जिसके कारण आपके लिए एक नई समस्या बन सकती है। तो इस बात को विशेष केयरफुल रहिएगा। तीसरी बात, रियल इस्टेट में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और आप इस समय प्रयास करेंगे तो आपका डूबा हुआ पैसा इस समय मिल सकता है। और चौथी बात, विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं या आप पहले से विदेश में हैं और वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता दिलाएंगे राहु महाराज। ये तो कुछ खास बिंदु मैंने आपको बताए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस, अपने पैसे, अपने नौकरी, किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी
बात भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। अब शतभिषा नक्षत्र की बात करें। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चूंकि राहु वक्र गति से गतिमान होते हैं तो पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे चरण में, फिर दूसरे में, फिर पहले में गोचर करेंगे। तीसरे चरण की बात करने से पहले थोड़ा पहले चौथे चरण की बात कर लें तो उससे आपको तीसरे चरण और दूसरे चरण की बातें जो है विशेष अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए, राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में नवंबर में आए थे और चौथा चरण जो है ये मीन नवांश में आता है और मीन राशि कहाँ पर है? मीन राशि पंचम भाव में है, जिसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए, राहु चौथे भाव में है। चौथे भाव में होते हुए चूंकि शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में थे, जो कि को मीन नवांश में है, यानी पंचम भाव का फल, पंचम भाव का प्रभाव चौथे भाव पर। तो इस दौरान प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, विदेश यात्रा, लव रिलेशंस, शिक्षा, संतान और शेयर मार्केट में कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी और हालात यहाँ तक बिगड़े होंगे कि घर बदलने की नौबत आई होगी, प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ होगा, परिवार में तनाव बढ़ा होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ी होंगी और प्रेम संबंधों में एक गहरा झटका लगा होगा। हालांकि इस दौरान कई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आई, लेकिन आप उन्हें कैप्चर नहीं कर पाए। कई मौके आपके हाथ से निकल गए, कुछ फ़ायदे आपको मिलते मिलते रह गए और कई इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई हैं। लेकिन आपकी सुरक्षा कौन कर रहा था? चूंकि पंचम भाव की ऊर्जा से चतुर्थ भाव प्रभावित हो रहा था, यानी देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा राहु के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा सकता था उसको कंट्रोल कर रही थी। देवगुरु बृहस्पति और गोचर था राहु, देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में, तो दृष्टि भी पड़ रही थी राहु पर। तो दोनों स्थितियों में 23 नवंबर 2025 से लेकर के 24 जनवरी 2026 तक राहु का गोचर भले ही चौथे भाव में कुंभ राशि में रहा, जिसने घर के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, आपकी मानसिक शांति को भी भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने गुरु के ज्ञान का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ने के बजाय छोड़ दिया। टकराव की जगह दूरी बनाई और जहां ईगो के कारण क्लेश हो सकता था वहां आप समझदारी से पीछे हट गए। तो जो नुकसान आपका होना था उस नुकसान से गुरु ने आपकी सुरक्षा कर ली। ये तो रहा चौथे चरण का। अब 25 जनवरी से तीसरे चरण में आ चुके हैं। अब तीसरे चरण में नवांश है कुंभ राशि का
और कुंभ राशि चौथे भाव में है। तो चौथे भाव में राहु, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र तीनों की ऊर्जा का प्रवाह रहेगा 28 मार्च तक। तो राहु महाराज इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट रहेंगे। तो क्या होगा कि चौथे भाव की चीज़ों में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अचानक से और अप्रत्याशित तरीके से चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। प्रॉपर्टी है, मकान है, वाहन है, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा लाभ वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक से मिल सकता है। लंबे समय से कोई रुकी हुई डील वो पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद था या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, वो सॉर्ट आउट हो सकता है। विरासत से प्रॉपर्टी मिल सकती है, पारिवारिक प्रॉपर्टी मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग से बड़ा पैसा मिल जाना, मकान या ज़मीन बेच करके एक मुश्त पैसा मिलना, या प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर, लीज पर दे करके आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और जो लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नई गाड़ी, बड़ा वाहन, घर का रेनोवेशन, इस तरह के काम आप जो है इस समय पूरे होंगे। आपके रहन सहन के स्तर में, सुख सुविधाओं के मामले में अचानक से बड़ा सुधार आएगा। और चूंकि 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है तो आपके कैरियर में भी एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। अचानक से नौकरी में इंक्रीमेंट का मिल जाना, प्रमोशन का मिल जाना, व्यापार में सडन गेन, विदेश यात्रा का योग बन जाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, और चौथा भाव जो होता है, चौथा भाव कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा और राहु की शत्रुता है। और जैसा मैंने बताया कि अष्टम से संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई प्राइवेट मैटर, कोई पर्सनल सीक्रेट, कोई घरेलू बात अचानक से लोगों के सामने आ सकता है। और ये जो सीक्रेट बाहर आएगा किसी ऐसे इंसान के द्वारा किया जाएगा जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, और अचानक ऐसा होगा। इसलिए 28 मार्च तक अपने घरेलू मैटर्स को लेकर के, अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर के और डिजिटल प्राइवेसी के मैटर्स में बहुत सावधान रहना होगा। ये समय बहुत तूफानी गति से कार्य होंगे। हर घटना अचानक से घटित होगी और परिणाम ज़्यादातर पॉजिटिव होंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं, शनि और राहु अच्छे हैं और चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, 28 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में यानी कि मकर नवांश में, तो मकर नवांश एक्टिवेट होगा। अब मकर राशि 3rd हाउस में है, तो 28 मार्च से 30 मई के दौरान 3rd हाउस में मकर राशि, राहु और शतभिषा नक्षत्र की ऊर्जा का संचार होगा। अब 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस आपके
पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है, आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशंस को, आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन को दर्शाता है। तो इस गोचर में क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर चुके थे, जिन अच्छे मौके को आपने छोड़ दिया था, जो अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल गए थे, अब वो फिर से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती दौर में नवंबर के महीने में चौथे चरण के गोचर के दौरान जो अवसर आपको प्राप्त हुए थे, अगर वो अभी तक अधूरे हैं, यानी जो कार्य आपने हाथ में लिया अगर वो अधूरे हैं, तो कैसे उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए, अब इस पर आप फोकस करेंगे। यहाँ पर इस गोचर काल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का होता है और राहु छल कपट फरेब को भी दर्शाते हैं। तो फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का डील है या कोई एग्रीमेंट है, कोई बिजनेस डील है, कोई भी पेपर वर्क है, उस पर साइन करने से पहले बहुत सोच समझ करके, अच्छे से पढ़ करके साइन कीजिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस पर राहु का इफेक्ट रहेगा। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई आप प्रॉपर्टी बेचनी है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा। बिजनेसमैन को नई डील मिल सकती है, पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में या डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। भाई बहन या कोई करीबी व्यक्ति इस समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, लेकिन इस दौरान छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिविटी लगभग कंट्रोल में रहेगी और आपके जीवन को एक अच्छी दिशा मिलेगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चूँकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल भी राहु के साथ आ जाएंगे मार्च के महीने में। राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा, तो थोड़ा वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, ताकि घर का माहौल आपके खराब ना हो, घरेलू वातावरण आपका अच्छा बना रहे। तो कुल मिलाकर के जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रखिएगा और पूरी तरह से एफर्ट, भरपूर प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छी सफलता का योग मिलेगा, बन रहा है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं स्क्रीन पर एक अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए, 9058144128। तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा
अब बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड। और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको
राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।